नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। बाजार एक उतार चढ़ाव भरा दिन, लेकिन शानदार रिकवरी के साथ लोअर लेवल से मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है। एक समय में बाजार तेज था, लेकिन जैसी कुछ न्यूज़ फ्लोज आए, खासतौर से कुछ बास्केट सेलिंग की खबरें बाजार में, या फिर कुछ ऐसी भी खबरें आई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस हाइक किया गया है या बोनस को अप्रूवल दिया गया है, उसके लिए थोड़ा कंसर्न उठेगा और इसके बाद भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली आई। लेकिन लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, स्पेशली मिड कैप स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, टायर, ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। आप सीमेंट में देखिए अल्ट्राटेक के नंबर्स, उसके बाद एक डिप के बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। अंबुजा में खरीदारी, मिड कैप सीमेंट स्पेस में खरीदारी, तो बाजार ने कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया और उस पार्टिसिपेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला कि बाजार एक अच्छी रिकवरी के साथ लोअर लेवल से बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे आज, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज पे मयूर जी का एक सवाल आता है। मयूर जी ने सवाल पूछा है डॉक्टर रेड्डीज पे। मयूर जी देखिए, पहले करीब 6600 रुपये के टारगेट्स फंडामेंटल ग्राउंड पे यहाँ पर ब्रोकर्स दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यही हो गया कि आप अगर लंबी अवधि के नज़रिए से रखते हैं तो स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, अच्छी तेज़ी आ सकती है। कुछ ब्रोकर्स से मेरी रिसेंटली बात हुई थी, उन्होंने भी ये बात साफ की है कि शायद इस सीरीज़ में डॉक्टर रेड्डीज अच्छा चल सकता है, चला भी है, थोड़ा और चल सकता है। तो आप मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही लिहाज से आप इसके अंदर बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा HDFC लाइफ पर एक सवाल है। 60 शेयर हैं 560 रुपये के दाम पर। डॉक्टर शशांक कदम जी का सवाल है। देखिए कदम साहब, HDFC लाइफ नंबर्स आया, नंबर्स ठीक थे, नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं थी। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स पे आपके समक्ष रखे गए थे। 810 865 रुपये तक के टारगेट्स वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर थोड़ा करेक्ट हो रहा है, थोड़ा रेंज में है। उसकी वजह भी है कि ऑलरेडी थोड़ा महंगा शेयर है, बहुत भागा हुआ शेयर है, तो थोड़ा कूल ऑफ पीरियड में चल रहा है। क्रेडिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, धंधे में कोई इशू नहीं है, और एक पेडिग्री वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, निफ्टी का हिस्सा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, लेकिन नज़रिया जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा रिवॉर्ड आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप शायद इतने रिवॉर्ड की उम्मीद यहाँ पर ना लगा कर चलें। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक सवाल वेंकीज पर है आकाश कुमार जी का, लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए आकाश जी, वेंकीज वैसे कंपनी में बुराई नहीं है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में इसके ये फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री, इसके जो चेयरमैन हैं उनको बोला जाता है। ये कंपनी मेजरली पोल्ट्री बिजनेस के अंदर है, चिकन हैचरीज में इनका कामकाज है, दवाइयों में है, इनके अपने रेस्टोरेंट्स भी हैं, प्लस ये एक फुटबॉल की टीम भी ओन करते हैं। वो बात अलग है, स्टैंड लोन बिजनेस में वो दिखाई नहीं पड़ेगा। खैर, लेकिन वेंकीज के नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े बेटर साइड पे आपको देखेंगे कि स्टोर ओपन हुए हैं और डिमांड भी पिकअप की है। अभी भी इनके स्टोर्स में आपको शॉर्टेज दिखाई पड़ेगी, और सबसे पहले किसी भी आउटलेट में पहले वेंकीज के जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं वो वाइप आउट होते हैं, तो इसलिए डिमांड तो इनकी अच्छी है, नंबर्स भी ठीक होंगे। प्राइस हाइक भी है, चिकन के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर है, तो इसलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे प्रोटीन का ट्रेंड बढ़ रहा है तो वेंकीज, क्योंकि वे प्रोटीन में भी है, तो वो भी एक इनको एज देगा। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस एक ही कंसर्न है, कोई भी बीमारी उठती है कल को तो उसमें सबसे पहले इम्पैक्ट नॉन वेज प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होता है। तो ये आपने हाल में भी कोरोना के टाइम पे भी देखा कि कोरोना में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी स्टॉक पर आया। 2200 का शेयर टूडे 600 रुपये आ गया था, वहाँ से 3 गुना हो गया, लेकिन फिर भी तो इस तरह का फॉल ज़रूर देखने को मिलता है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एग्रेसिव आप होल्ड कर सकते हो, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसे अवॉइड करके आप चल सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक पर लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रहे हैं सुरेश माली साहब। सुरेश जी, हाँ आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक पे प्रशांत जैन साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। 200 शेयर हैं 212 रुपये के दाम पे। जैन साहब देखिए, हिंदुस्तान जिंक के नंबर ठीक थे, प्लस डिविडेंड तो आ ही गया है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप होल्ड करते हैं, आज भी आपने खरीदा है तो भी आप डिविडेंड के लिए सो फार तो एलिजिबल हैं, क्योंकि डेट नहीं आई अभी तक। दूसरी चीज़, वैसे कंपनी ठीक है, कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे ऑफ है इसका, आज ही नहीं पिछले क्वार्टर में ही नहीं, उससे पहले भी लगातार ये अच्छा डिविडेंड दे रही है, और ब्रोकर ये मान भी रहे हैं कि आगे भी अच्छे डिविडेंड आते रहेंगे। तो डिविडेंड क्या एटलीस्ट 10%, 7%, 8% का रिटर्न तो आपको मिलता ही रहेगा। हाँ, आप कुछ टाइम के लिए अगर रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, मोमेंटम बेस्ड है, डिविडेंड तक तो एटलीस्ट होल्ड कर ही सकते हैं, उसके बाद निकल जाए वो ज़्यादा बेटर है मीडियम टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। अच्छा जी, सनोफी पर हरीश जी का सवाल है क्या किया जाए। हरीश जी, सनोफी जैसा स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, पहली चीज़ तो आप इसी को ध्यान रखिएगा
कभी ये मत सोचिए कि स्टॉक में आप 200, 400, 500, 800 रुपये के लिए खेल लें। ये स्टॉक की लिक्विडिटी बिल्कुल नील है, शेयर ही नहीं है मार्केट में, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है, ट्रेडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, इन्वेस्टमेंट का ही सवाल उठता है। डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है, रिसेंटली एक स्पेशल डिविडेंड भी आया था, तो आप बने रह सकते हैं और आप जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं दीजिए, हर लोअर लेवल पे खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। अच्छा, एक सवाल कोल इंडिया पे संदीप डे साहब का है। डे साहब और किशोर जी का सवाल अल्ट्राटेक पे, तो कोल इंडिया पे भी बात करेंगे, अल्ट्राटेक पे बात कर लेते हैं। अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे हैं किशोर जी, मार्केट में एंटिसिपेशन था कि नंबर्स के बाद थोड़ा टूट सकता है, वो टूटा भी, और उसके बाद एकदम से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। सीमेंट के नंबर अच्छे हैं और अल्ट्राटेक भी आउट परफॉर्म करके गया, वॉल्यूम पार्ट इनका बहुत अच्छा था। सीमेंट की जो लगातार तेजी है उसका थोड़ा कूल ऑफ जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ लोअर लेवल से आप जरूर स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए स्टॉक में। हाँ, कोल इंडिया को लेकर भी हम बात करें तो कोल इंडिया में डे साहब दो इंडिया की क्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चरर है, कैश रिच कंपनी है, PSU है, सरकार का बड़ा मेजर स्टेक है, लेकिन हमेशा एक ही कंसर्न, एक स्टेक सेल, दूसरा जिस क्वालिटी ऑफ कोल पे ये काम कर रहे हैं वो क्वालिटी इतनी दमदार नहीं है, और गवर्नमेंट अगर इस फील्ड से हट कर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाती है तो शायद ये इम्पैक्ट थोड़ा और इस पर आता हुआ दिखाई पड़े। सरकारी कंपनी में वैसे बहुत लंबी अवधि के लिए आप ना ही रहें, ज़्यादा बेटर ये कि छोटी अवधि मीडियम अवधि में कुछ ना कुछ बने आप लेकर निकल सकते हैं। अच्छा, और सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल है टाटा मोटर्स 500 शेयर 132 रुपये में बाय करें, हर्ष प्रजापति जी का सवाल है। प्रजापति साहब, आप 132 रुपये पे आपने ख़रीदा है, फिलहाल ठीक ठाक सिचुएशन दिख रही है, नंबर से पहले तक एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं अगर मीडियम टर्म का नज़रिया है। लंबी अवधि या बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप 30-40% तक गेन लें और उसके बाद निकल जाएं, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें। कोई और कंपनी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस कंपनी में बुराई नहीं है, ग्रुप में बुराई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टॉक चलता नहीं है। अगर आप पिछले शायद 15 साल के आंकड़े मैंने देखे हैं, उनमें भी स्टॉक का करीब 70% या 80% का ही रिटर्न है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है नहीं। आप बेटर यही है कि यहाँ से निकल के कहीं और चले जाएं, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म एटलीस्ट आप कुछ प्रॉफिट लेकर ही निकले, ऐसे ना निकलिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अभी मैंने विशाल फैब्रिक्स पे देखा था, पंकज सिंह नेगी साहब का। देखिए नेगी साहब, विशाल फैब्रिक्स बहुत चर्चाएं आम है ब्रोकर ग्रुप्स में, नॉट फॉर गुड रीज़न। शेयर चल रहा है, पैसे बन रहे होंगे लोगों के, 400 रुपये तक इसके नंबर्स भी आने हैं, बोनस की बात है और खबरें हैं बाजार में 1:1 के बोनस की भी। तो बेटर यही कि इस तरह के स्टॉक से पहले तो आप दूर रहें, क्योंकि किसी दिन फंसेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे, लेकिन जब तक नहीं फंस रहे हैं तब तक आपको अच्छा लग रहा है। तो बेटर यही कि आपको कुछ भी मुनाफा है तो लेकर निकल जाएं और ऐसे तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो अवॉइड करें इस तरह के स्टॉक्स को। अच्छा, ICICI बैंक 6 महीने के लिए ज़रूर आप ले सकते हैं, 6 महीने के आप 6 साल के लिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बने रहें, कोई इशू नहीं है स्टॉक में। शैलेंद्र तिवारी 5000 शेयर 352 रुपये पे विप्रो के, बड़ी क्वांटिटी में आपने पोजीशन ले रखी है। विप्रो के केस में वही जो रोज़ बात होती है कि बायबैक जब तक है तब तक इसको एक कवर मिला हुआ है कि जितना नीचे आएगा उतना बायबैक अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो उतना ही वापस पुल बैक आ जाएगा। तो ये बायबैक से पहले के लिए आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म रखें, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन बायबैक के बाद ये एक रिएक्शन अलग तरह से देगा, तो मीडियम टर्म वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में बायबैक का ट्रिगर और बहुत लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। भारत डायनेमिक्स पे चंद्रकांत चौहान साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। 200 शेयर हैं 394 पे। देखिए वही भारत डायनेमिक्स में प्रॉब्लम अगेन कुछ नहीं है, कंपनी अच्छी है, जिस धंधे में है वो धंधा भी ठीक है, डिफेंस पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को डील करती है वो प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं, हर चीज़ कंपनी के साथ बुरी नहीं है। जैसे कोई भी सरकारी कंपनी देख लिया, IRCTC हुआ, ये हुए, HCL हुए, कोल इंडिया हुआ, NMDC हुआ, नाल्को हुआ, इन कंपनियों में कोई परेशानी ऐसा सच नहीं दिखेगी आपको, बट एक ही कंसर्न है कि ये सरकारी है। किसी फाइन डे गवर्नमेंट को जब ये शेयर चलते हुए दिखेंगे या ऊपर के दाम पर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें स्टेक सेल किया जाएगा कि भैया मैच करना है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को भी, तो ये एक हैंगओवर हमेशा रहता है इनके साथ। तो ये हैंगओवर से बचने के लिए आप अगर मीडियम टर्म में प्ले करना चाह रहे हो तो ठीक है, एवरेज ना करें पहली चीज़। आप दूसरी का पैसा डालिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है सीमेंट में, मिड कैप सीमेंट की बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। फार्मा ठीक ठाक है, धंधे पे अगर आप पैसा डाल रहे हैं, अगर आप 2-4 दिन की स्टॉक एक्टिविटी के ऊपर पैसा डाल रहे हो तो बात अलग है।
460 रुपये के आसपास शिल्पा एक अच्छा दाम हो जाता है मीडियम टर्म में या ट्रेडिंग के लिहाज से। तो ऐसे लेवल्स को आप ट्रेड करिए, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट मत चाहिए। अच्छा, जसदीप सिंह जॉली साहब पूछ रहे हैं ग्रैन्यूल्स में क्या करें। जॉली साहब, ग्रैन्यूल्स के लिए एक रिपोर्ट थी आज ही, शायद मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, उन्होंने इसमें टारगेट्स को अपग्रेड किया था। नंबर अच्छे थे, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चला हुआ शेयर है बहुत ज़्यादा। आप अगर पेशेंस रखते हैं, समय दे सकते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए, नीचे भी लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए। लेकिन हाँ, अगर आप मीडियम टर्म रख रहे हैं तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा दिक्कत फेस कर सकते हैं, शायद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक सवाल है HUL को लेके 2246 पे खरीदारी है 30 शेयरों की, हर्षित मखीजा साहब की। हर्षित जी, अगर आप नीचे के दाम पर और खरीद सकते हैं, आपको मिलता है, आप खरीदिए। इसके कंसोलिडेशन की टेंशन मत लीजिए, ये शेयर नीचे क्यों आ रहा है। इस तरह के स्टॉक अगर नीचे मिलते हैं, आप ऐसे ध्यान रखिए कि इसे GSK ने 1907 रुपये में बेचा था ब्लॉक डील के जरिए, वो दाम उसने दोबारा नहीं दिखाया, हो गया इस बात को। पामबाई में बेचा हुआ माल था और आज आपके सामने भाव है 2100-2200। आप कहेंगे चला नहीं है, फाइन, मैं मानता हूँ नहीं चला, लेकिन कंसोलिडेशन है। जिस दिन कंसोलिडेशन को तोड़ेगा उस दिन इतना चलेगा, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना लंबा मूव। HUL के अगर आप हिस्ट्री कभी देखेंगे तो उसने एक समय में 10 साल का कंसोलिडेशन दिया था, जो अब तक के इतिहास के सबसे बड़े कंसोलिडेशन में से एक है। वो 300 रुपये का कंसोलिडेशन था और आज आपके सामने HUL का दाम आपको दिख ही रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इनमें कोई ट्रेडिंग में मत पड़िए, ये आप लीजिए, खरीदिए, फॉल में एक्यूमुलेट करिए और ये बच्चों को देके जाइए, इनका डिविडेंड खाइए। ये इस तरह के स्टॉक हैं, इनमें इतना पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती 200-400 रुपये में। अच्छा, इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं। HCL टेक लॉन्ग टर्म, स्वप्निल ओसवाल जी, ठीक कंपनी है, नंबर्स आने वाले हैं, थोड़ा नंबर्स के बाद ऊपर नीचे ज़रूर हुआ कि नंबर से पहले काफ़ी चला है, नए अपने ऑल टाइम हाइस के करीब है। तो अगर नंबर अच्छे आए, बहुत अच्छे आए तो बात अलग है, लेकिन अच्छे आए तो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे की ले तरफ ले सकते हैं, और अगर आप ले चुके हैं और नीचे लेने की एपेटाइट रखते हैं तो आप वेट करिए, उसके बाद आप नीचे ले सकते हैं। इस तरह के स्टॉक में 20-20% का फॉल आपको मिलता रहे, आप लेके रखते रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, बड़ा बिजनेस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में एज सच। लेकिन यही कि भाव थोड़ा महंगा है, थोड़ा नीचे मिले तो आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं, रिलायंस गो डाउन। सर, रिलायंस ऑलरेडी जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं वो 2300 रुपये और 2600 रुपये की रेंज में है। थोड़ा चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप 900 रुपये के चले हुए शेयर को आज 2200 पे देख रहे हैं, तो थोड़ा तो समय ये भी लेगा। निफ्टी का सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर है, 100% चल चुका है अपने मार्च लोस से, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। लेकिन हाँ, दोबारा वन फाइन डे रिलायंस को एक ही दिन लगता है कि सब कुछ आगे पीछे बराबर करने में, तो आप वेट करिए, ज़रूर उसमें मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देश की सबसे बड़ी कंपनी और ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से सोच सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जंप नेटवर्क, आतिश सावंत साहब। अरे सावंत साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एक कंपनी की, क्या नाम है, विशाल फैब्रिक्स की। इसी के साथ इस कंपनी का नाम भी घूम रहा है कि ये इनके भी साथ कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर ले रखा है तो जितनी तेज़ी से आप निकल सकते हैं निकल जाइए, पैसा मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं ले रखा है तो कोशिश ही मत करिएगा लेने की, और अगर आप फंस गए हैं तो आप किसी भी तेज़ी में निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ार में बहुत अच्छे शेयर बहुत अच्छे दाम पर अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं, इस तरह के शेयरों को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, अब समय का समाप्त हो चुका है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों